नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी मन की बात कॉन्क्लेव को लेकर, साथ ही प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा कुछ ही देर में, जब तमिल सौराष्ट्र संगमम का जो संबोधन है समापन सत्र का, उसे प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। तो आइए सीधे रुख करते हैं न्यूज़ एट 10 में सुर्खियों का। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का करेंगे उद्घाटन। 2 दिवसीय कार्यक्रम में ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वैश्विक साझेदारी पर दिया जाएगा जोर। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को करेंगे संबोधित। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ गुजरात और तमिलनाडु के बीच संस्कृति और विरासत का मनाया जा रहा है उत्सव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज नई दिल्ली में मन की बात पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का कर रहा है आयोजन। उपराष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र की करेंगे अध्यक्षता। अनुराग सिंह ठाकुर और अश्विनी वैष्णव समेत तमाम गणमान्य रहेंगे उपस्थित। कर्नाटक में चुनावी रण में सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत। बीजेपी के लिए राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। वहीं कांग्रेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी मतदाताओं को लुभाने में जुटे। जेडीएस नेताओं की भी ताबड़तोड़ रैलियां। सूडान में ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान पोर्ट से 2 विशेष विमानों के जरिए जेद्दा लाए गए 256 मैच में गुजरात ने मुंबई इंडियंस को 55 रन से हराया। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया हितधारकों के बीच वैश्विक सहयोग और साझेदारी बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रोगी और स्वास्थ्य सेवा कार्यबल की गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित होगा। सम्मेलन में 70 देशों के 125 प्रदर्शकों और लगभग 500 विदेशी प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रहेगी। और वहीं प्रधानमंत्री आज सुबह करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को संबोधित करने वाले हैं। सौराष्ट्र तमिल संगमम गुजरात और तमिलनाडु के बीच साझा संस्कृति और विरासत के उत्सव को मनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए इससे पहले काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था। इस 10 दिवसीय संगम में हिस्सा लेने के लिए 3000 से अधिक सौराष्ट्र के तमिल के एक विशेष ट्रेन से लोग सोमनाथ आए हैं। ये कार्यक्रम 17 अप्रैल को शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आज नई दिल्ली में मन की बात पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगे। यह आयोजन प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो प्रसारण की श्रृंखला की निरंतर सफलता को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की पहुंच भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों तक है। उद्घाटन सत्र के बाद 4 सत्र होने वाले हैं, जिसमें मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री की व्यापक विषयों पर बातचीत का उल्लेख होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह समापन सत्र की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस अवसर पर रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित रहेंगे। समापन सत्र में मन की बात के 100 एपिसोड पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी होगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार लगातार जोर पकड़ रहा है। राज्य में 10 मई को मतदान होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक राज्य भर में रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री कल भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बेलगावी और बागलकोट जिलों के चुनावी प्रचार में हिस्सा लेंगे।
कर्नाटक के चुनावी घमासान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। योगी आज कर्नाटक के मांड्य और विजयपुरा में भाजपा उम्मीदवारों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी भी मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरा दम लगा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया विभिन्न स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ पार्टी के तमाम राष्ट्रीय नेता भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ ही जेडीएस भी राज्य की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के शीर्ष नेता देवेगौड़ा पार्टी उम्मीदवारों के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। और सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। समुद्र के रास्ते चलाए जा रहे इस ऑपरेशन में अब तक सूडान पोर्ट से 2 विशेष विमानों के जरिए कुल 256 भारतीय नागरिक जेद्दा लाए गए हैं। एयरपोर्ट पर इनका स्वागत खुद विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किया। एयरफोर्स के पहले विमान में पोर्ट सूडान से 135 भारतीय सवार होकर जेद्दा लैंड कर चुके हैं, जबकि एक अन्य विमान में 121 यात्री सवार थे। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, जेद्दा पहुंचे सभी लोगों के लिए भारत की आगे की यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। और अमृतपाल जुड़ गए हैं हमारे साथ इस बड़े मुद्दे पर। अमृत, हम जिस तरह से सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि क्योंकि हवाई मार्ग ऐसे समय पर जो सूडान में हालात हैं उसे बंद किया गया है और वैकल्पिक रास्ता बाय रोड है जो कि काफ़ी लंबा है, वहाँ से जेद्दा तक पहुँचने के लिए, जब हम बात करते हैं सूडानी एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए, कैसे इसको सुगम बनाया जा सकता है? कोई वैकल्पिक तरीका खोजा है विदेश मंत्रालय ने? बाय रोड ही है कनेक्टिविटी। अगर आप बाकी के सूडान की जो बाकी के शहर या कस्बे या हिंटरलैंड है उससे पोर्ट सूडान आने का वही एक रास्ता है। वहाँ करीब 7 हवाई अड्डे हैं पूरे सूडान में, 2 इंटरनेशनल हैं, एक खार्तूम, एक पोर्ट सूडान ऑपरेशनल है जिसकी जहाँ से ये इवैक्यूएशन हो रही है। पर पोर्ट सूडान आने के लिए तो बाय रोड ही है रास्ता। और जहां तक हो सके ग्रुप्स में लोगों को ट्रैवल करने की एडवाइस दी गई है। लोकल अथॉरिटीज के साथ इंडियन एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो लाइजन कर रहे हैं कि इनको सिक्योरिटी और सेफ एग्जिट दिया जाए। बड़े बड़े जैसे बैनर्स होते हैं बसेस पे लगाकर, कोचेस पे लगाकर के फॉरेन नेशनल्स, एक्सपैट्स, डिप्लोमैट्स ये लगाकर, क्योंकि दोनों ही साइड्स ने ये आश्वासन दिया है कि आरएसएफ ने भी और सर्टनीज आर्मी ने भी कि जो लोग फॉरेन नेशनल्स हैं और इवैक्यूएट होना चाहते हैं उनको वो अटैक नहीं करेंगे। तो इस तरह के अरेंजमेंट से मूवमेंट हो रही है। तो अमित, क्या मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन गंगा चलाया गया था और सफलतापूर्वक उसे अंजाम। देखिए, सिमिलैरिटीज हैं ऑपरेशन गंगा में और ऑप कावेरी में। सिमिलैरिटीज ये हैं कि जब आपने अपने स्टूडेंट्स को एग्जिट करवाना था यूक्रेन के थ्रू, तो तब वहाँ बमबारी हो रही थी। स्टूडेंट्स अलग अलग शहरों में थे, कई शहरों में काफी स्थिति खराब थी, खार्किव वगैरह में। तो मिशन ऑफिशियल्स की खुद वहाँ नहीं पहुंच पाए थे, पर कैपिटल यूक्रेनियन कैपिटल कीव में से वो मदद कर रहे थे। जो लोग कीव में थे उनको एकत्रित करके मूवमेंट करने की। ईस्टर्न साइड जो रिलेटिवली उस वक्त शांत थी क्योंकि वहाँ बमबारी नहीं हो रही थी, वेस्टर्न फ्रंट, तो वहाँ से लोग एग्जिट कर पा रहे थे। अब 4 देश जो उसके पश्चिमी देश थे यूक्रेन के, वहाँ 4 मंत्रियों को डिप्यूट किया गया था क्योंकि तादाद ज्यादा थी, तो प्राइवेट एयरलाइंस को रोपिन किया गया था। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सिविल वॉर की स्थिति है। देश के अंदर की ही 2 सेनाएं लड़ रही हैं, एक पैरामिलिट्री ग्रुप आरएसएफ और दूसरा सूडानीज आर्मी। तो ऐसे कोई बाहर का एग्रेसर नहीं है जिससे आप मतलब बात कर पाए। वहां पर आप बात कर रहे थे रूस से भी और यूक्रेनियन अथॉरिटीज से भी के, और सिविलियन गवर्नमेंट्स इन प्लेस थी। यहाँ पे तो उन्हीं के अपने 2 फैक्शंस हैं, तो वो डिसिमिलैरिटी है। तो
दोनों ऑपरेशंस के अपने अपने चैलेंजेस थे। इसमें चैलेंज ये है कि आप अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, तो एक स्ट्रे बुलेट हिट की थी एक इंडियन को, पर ऐसी कोई डेथ की खबरें नहीं है। यहाँ फॉरेन नेशनल्स पर ऐसा अटैक नहीं किया जा रहा है, हालांकि 500 लोग मारे जा चुके हैं, पर वो मोस्टली सुडानीज हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट के दौरान जो खतरा है वो है। दूसरा, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, इंटरनेट आउट है, टेलीकम्युनिकेशंस आउट हैं, खाने की पानी की बड़ी स्केर्सिटी है। तो ये इस तरह की समस्याएं हैं, और लोगों को एकत्रित करके उनको बाहर निकालना, क्योंकि पोर्ट ऑफ सुदान ही अभी एक एग्जिट पॉइंट है। तो ये इस तरह की यहाँ इस ऑपरेशन कावेरी के चैलेंजेस हैं। सुमेधा के अलावा क्या कुछ किसी हम दूसरे तरीके से भी अगर हम बात करें तो क्या लोगों तक पहुंचने का जरिया और अपनाया जा रहा है सुमेधा के अलावा? 2 नेवल शिप्स हैं, INS सुमेधा और INS तेग। INS तेग इस वक्त पोर्ट ऑफ सुदान पोर्ट में डॉक्ड है। INS सुमेधा आज कल रात देर रात 278 इंडियंस को लेकर जेड्डा पहुंचा। अब वो रीलोड होगा सप्लाईज के साथ, क्योंकि वहां पर जैसे मैंने बताया कि खाने की और पानी की और मेडिसिन की ये स्केर्सिटी है। मतलब हाल इतना बुरा है आंचल के वहां पर आप अगर ये सिचुएशन अरेस्ट ना की गई तो सुडनीज के लिए फूड स्केर्सिटी की वजह से स्टार्वेशन डेथ्स होने का खतरा है। और हम जानते हैं क्योंकि अमृत 6 से ज्यादा गृह युद्ध सूडान पहले ही देख चुका है, और अब जब हम उन तमाम देशों का जिक्र करते हैं जो कुपोषण की मार झेल रहे हैं उसमें सूडान का भी नाम है। लेकिन अगर हम सूडान और भारत के रिश्तों की बात करें तो ज्यादातर भारतीयों का वहां पर कारोबार निर्यात का है, जिसके लिए वो वहां पर मौजूद हैं, और आप दोनों के रिश्ते देशों के ठीक ठाक हैं। उस लिहाज से भी इस प्रोसेस को और ज्यादा त्वरित गति से भारतीय सरकार के लिए अंजाम देना कितना जरूरी है और कितना अहम है? क्योंकि जो वहां के राजदूत हैं, मैं जो पहले वहां पर राजदूत रह चुके हैं, मैं उनका अभी कुछ साक्षात्कार पढ़ रही थी, तो वो कह रहे थे कि रिश्ते काफी सामान्य हैं सूडान और भारत की अगर बात की जाए, क्योंकि बहुत से लोग इलाज के लिए आते हैं सूडानी यहाँ भारत में। रिश्ते आप ठीक कह रही हैं कि रिश्ते सूडान के साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो आप तब बात करते हैं कि कोई गवर्नमेंट इन प्लेस हो, उनकी आपस की लड़ाई है ना। तो आप एक से बात करेंगे, वो कहता है कि मैं कंट्रोल करता हूँ। अब स्थिति ये है कि कुछ एरियाज RSF कंट्रोल करती है, कुछ एरियाज सुडानीज मिलिट्री कंट्रोल कर ली है। 2 जनरल्स के बीच में पावर स्ट्रगल चल रही है। तो आप एक आश्वासन दे देगा कि जी आप दिल्ली में ठीक हैं, फरीदाबाद में आपके साथ घटना हो जाए तो आप क्या करेंगी? तो वो कहेगा नहीं वहां तो हमारी फोर्सेस इतनी तादाद में है नहीं। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको आज आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का या फूड सप्लाईज का, एसेंशियल सप्लाईज की गारंटीज देने वाला कोई नहीं है। तो स्थिति अपने आप में एक तरह की सिविल वॉर की स्थिति है। तो इस स्थिति में तो बेस्ट यही होता है कि आप इवैक्यूएट करें स्थिति, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अच्छा, हमने एक चीज और देखी थी, क्योंकि आप तब भी मौजूद थे जब ऑपरेशन गंगा था, अमृतपाल की पैरामेडिकल फोर्सेस को भेजा गया था, जब हम जानते हैं IC ग्लोब के जरिए। साथ ही साथ हमने देखा था कि तमाम खाने के पैकेट्स भी भारतीयों के लिए भेजे गए थे, यूक्रेनी जो छात्र हैं उनके लिए। क्या कुछ ऐसी सुविधा भी आगे पाइपलाइन में प्लान करने की कोशिश कर रही है विदेश मंत्रालय? नहीं, अपना सवाल दोबारा दोहराएं कि मेडिकल टीम्स जी, मेडिकल टीम्स हो या फिर खाने के पैकेट्स, क्योंकि हमने देखा था कि इसी तरह से यूक्रेनी जो फंसे हुए छात्र थे जब वो वापस आए तो उनको भी ये सब दिया गया था या उनके लिए सुविधा पहुंचाई गई थी वहां तक, जो उनका पूरा रास्ता था यूक्रेन से यहाँ तक लाने का। ये हो रहा है। दो सेंटर्स हैं, एक जेड्डा नर्व सेंटर जहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया, जहाँ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन मौजूद हैं। वहां पर एक स्कूल है, इंटरनेशनल इंडिया स्कूल, उसको खाली करवाकर वहां पर एक ट्रांजिट किस्म का रहने की व्यवस्था की गई है। वहाँ एक मेडिकल कैंप भी है, डॉक्टर्स हैं, नेवल डॉक्टर्स हैं। बाकी जो हमारी मिशन है रियाद में वो पहुंची है, जेड्डा में भारत का कॉन्सुलेट है, तो उनका स्टाफ है। तो वहाँ मेडिकल टीम्स हैं। दूसरा, मेडिकल टीम मेकशिफ्ट जो आपने पोर्ट ऑफ सुदान में ट्रांजिट कैंप बनाया है वहां भी हैं। तो जो लोग आ रहे हैं, अगर वो बीमार हैं या उनको किसी मेडिकल सहायता की जरूरत है, वो एस्पेक्ट देखा जा रहा है।
छोटी टीम्स हैं पर टीम्स हैं। दूसरा आपने बात की खाने की, फूड पैकेट्स की, तो वो ये जो दोनों जहाज हैं INS सोमेधा और INS से यही कर रहे हैं, ये एसेंशियल सप्लाईज लेके जाते हैं जद्दा से पोर्ट सुदान, वहां पर उसको अनलोड करते हैं, वहां पर लोगों को चढ़ाते हैं और जो इंडियन नेशनल्स है और उनको जड्डा लेके आते हैं, फिर वहां से स्टॉक्स रिप्लेनिश करते हैं, फिर यहाँ आते हैं। अब ये जो दोनों जहाज हैं सुपर हर्क्यूलिस 130J वायुसेना के, ये क्या करेंगे, ये ले आए पोर्ट सुदान से, इनको एयरलिफ्ट करके जेड्डा में, अब जेड्डा से ये भारत लेके आएंगे, भारत से सप्लाईज लोड करेंगे, मेडिकल सप्लाईज, ब्लैंकेट्स, मैट्रेसेस, क्लोथिंग अगर की जरूरत है तो इसको लेके जाएंगे जेड्डा, वहां एकत्रित करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको बेस कैंप दे रहा है पोर्ट सुदान में, उतनी सप्लाईज फिर वहां कैरी करेंगे और वहां से लोग जेड्डा लेके आएंगे। तो एक तरह का ट्रांजिट पॉइंट जेड्डा है, बेस कैंप पोर्ट सुदान है, और फिर इवेंचुअल डेस्टिनेशन तो इंडिया है ही। बिल्कुल, अमित, हम मानते हैं कि जल्द ही इस ऑपरेशन कावेरी को खत्म किया जाएगा और तमाम जो फंसे हुए भारतीय हैं सुडान में उन्हें जल्द से जल्द सकुशल भारत वापसी। एक छोटी सी इसमें बात जोड़ दूं कि काफी तेजी से ये हो रहा है। आप देखें, कल रात का ही घटनाक्रम है, आपने करीब 500 लोग इवैक्यूएट कर दिए, 278 INS सुमेधा पे आए हैं, 2 जहाजों पे, एक पे 121 135, सो अबाउट 438 436 ये आपने ट्रांसपोर्ट कर दिए हैं। मैं सिर्फ जो भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के जहाजों पे आए हैं जी। बाकी तो चलिए फ्रेंच ने भी इवैक्यूएट किए हैं 5, सऊदी अरेबिया ने 3 किए हैं। और भारतीयों की खुशी थी, तिरंगा लहराकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की कि जिस तरह से जब उन्हें सफलतापूर्वक सकुशल उनकी जो वापसी है वो सुनिश्चित की है भारत की विदेशी सरकार ने। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो बाकी भी फंसे हुए सुडान में भारतीय हैं वो जल्द से जल्द स्वदेश लौट आएं, वो भी सकुशल। और अब बात करते हैं लद्दाख की, जहां युवाओं के Y20 सम्मेलन से पहले होने वाली बैठक से आज से 28 अप्रैल तक की चलने वाली है। 3 दिवसीय बैठक में लगभग 100 युवा प्रतिनिधि विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। इसके माध्यम से कार्बन मुक्त लद्दाख उद्यमिताओं और बेहतर डिजिटल व्यवस्था का संदेश दिया जाएगा। लद्दाख में यूथ 20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 30 से अधिक देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जिनका एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। 28 अप्रैल को डेलीगेट्स को धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों सहित विभिन्न स्थानों पर भी ले जाया जाएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक भुवनेश्वर में 27 और 28 अप्रैल को होगी, लेकिन उससे पहले प्रीकर्सर यानी अग्रगामी कार्यक्रम 23 तारीख से चल रहे हैं, जिसका आज आखिरी दिन है। इसके साथ ही भुवनेश्वर में एक खास प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में 100 से अधिक मॉड्यूल रखे गए हैं। ये प्रदर्शनी 23 से 28 अप्रैल तक कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा लगाई गई, जो फ्यूचर ऑफ वर्क विषय पर आधारित है। G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का उद्देश्य भविष्य के काम से संबंधित मुद्दों के समाधान को खोजना है। और अब बात DD न्यूज की विशेष श्रृंखला हमारे पद्म को लेकर। आज हम आपको बता रहे हैं तमिलनाडु की इरुला जनजाति से आने वाले मासी सडियन और वदिवेल गोपाल के बारे में, जो जहरीले सांप पकड़ते हैं और सांप के काटे जाने पर उसका उपचार कर सबकी मदद करते हैं। मासी सडियन और वडिवेल गोपाल दुनिया भर में भी सांप पकड़ने का अपना कौशल दिखा चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है और ये पुण्य कमा रहे हैं तमिलनाडु के चेंगलपेट्टू के इरुला जनजाति से आने वाले मासी सडियन और वदिवेल गोपाल, जो जहरीले सांपों का जहर निकालते हैं और सांप के काटे जाने पर उनके उपचार के लिए एंटी वेनम दवाइयों के लिए इस जहर को निकालने में मदद करते हैं। इस काम में जान का जोखिम है, बावजूद इसके ये दोनों समाज सेवी सांप और इंसान के बीच संवाद का सेतु बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं।
जोखिम भरे पारंपरिक काम को मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि लोगों की समस्या को दूर करने के लिए जारी रखने वाले लोगों में शामिल हैं तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के इरुला जनजाति के मासी सडायन और वडिवेल गोपाल, जो बचपन से ही सांप पकड़ते आए हैं। वे अपने काम में इतने माहिर हैं कि दुनिया भर में सांप पकड़ने का अपना कौशल दिखा चुके हैं और लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हम पीढ़ियों से सांप पकड़ने का काम करते आ रहे हैं। हम छोटी उम्र से सांप पकड़ रहे हैं। दास बिटर ने विदेशों में सांप पकड़ने के तरीके और उनसे जहर निकालने के तरीके देखे। उन्होंने हम जैसे लोगों की जिंदगियां सुधारने की सोची। उन्होंने हमारे कबीले के 360 लोगों को इकट्ठा किया और एक मगरमच्छ फार्म स्थापित किया और फिर हम सभी के लिए सांप पकड़ने का लाइसेंस लिया। उन्होंने हमें व्यापार करने में मदद की। हमारे बारे में जानकर हमें विदेश में सांप पकड़ने ले जाया गया। 2017 में हम अमेरिका गए, 2 महीने रुके और 31 अजगर पकड़े। जिस स्थान पर हम अरियालूर में काम कर रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि हमारे काम के लिए हमें पद्मश्री पुरस्कार मिलने जा रहा है और अरियालूर के जिला कलेक्टर ने हमें सबसे पहले बुलाया और सम्मानित किया और फिर हम दिल्ली गए जहां उन्होंने हमें पद्मश्री पुरस्कार दिया। हम इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सांप पकड़ना हमारे माता पिता के समय से हमारा पेशा रहा है और हम इस पद्मश्री पुरस्कार को पाकर गर्व महसूस कर रहे हैं और हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम उनको अपनी तरह अनपढ़ नहीं रखेंगे। டெய்லியும் கூலிக்கு போனால் தான் உண்டு, கூலிக்கு போகலனா எங்களுக்கு சாப்பாடு இருக்காது। इरुला भारत के सबसे पुराने समुदायों में से एक है और प्रकृति से उनका गहरा नाता है। मासी और वडिवेल केवल सांप ही नहीं पकड़ते बल्कि औषधि वाले पौधे से उपचार भी करते हैं। एंटीवेनम एक्सट्रैक्शन के लिए इस जोड़ी ने अब तक कई सांप पकड़े हैं। उन्हें सांप डस भी चुके हैं, लेकिन सांपों के काटे जाने के बाद भी वे दोनों रुके नहीं। वे चेन्नई के इरुलर स्नेक कैचर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य भी हैं। I'm lucky to have met the Irlas back in 1969 when I first set up the Madras Snake Park, and I've known from the beginning that they are the best snake catchers in the world. I think people don't perhaps know that Masi and Vadivel are part of something called the Irla Snake Catchers Cooperative, and they produce most of the venom which is made into antivenom to save human lives in India. So they're doing a fantastic service to India, but they're very quiet and shy people, so we don't really hear much about. They never brag about how good they are, but I'm here to brag about them. They are the best. पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने वाली इरुला जनजाति अनुसूचित जनजाति का ऐसा वर्ग है जो शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जनजाति है। इरुला लोग भारत के कई भागों के निवासी हैं, लेकिन मुख्यतः तमिलनाडु में इनकी संख्या सबसे अधिक है। मासी और वडिवेल न केवल लोगों को सांपों के खतरे से बचा रहे हैं, बल्कि सांपों और इंसान के बीच सेतु बन प्रकृति के बीच एक सामंजस्य भी बैठा रहे हैं। मासी सडायन और वडिवेल गोपाल को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर हार्दिक बधाई। और छोटे उद्यमियों और स्ट्रीट वेंडर भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लघु उद्योगों ने स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान किए और लाखों लोगों के लिए आजीविका का वो स्रोत हैं। 27 मार्च 2023 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छोटे दुकानदारों की सफलता के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका पर बात की थी। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी है। देश के कोने कोने से करीब करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने
अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक महिला का 27 साल पुराना सपना पूरा हुआ। दमन की रहने वाली मुक्ति पटेल ने कभी सोचा नहीं था कि उनका सपना पूरा हो पाएगा। क्या था मुक्ति पटेल का सपना जो आज जाकर पूरा हुआ? आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। जब किसी का 27 साल पुराना सपना पूरा होता है तो आप सोचिए उसके लिए कितनी बड़ी बात है। दमन की रहने वाली मुक्ति पटेल 27 साल के अपने सपने को पूरा करने जा रही हैं और उनका वो सपना है फैशन डिजाइनिंग के कोर्स का। पहले दमन में निफ्ट का कैंपस नहीं था, लेकिन मोदी सरकार ने दमन के लोगों को निफ्ट की सौगात देकर उनके सपनों को एक उड़ान दी है। मुक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसका सपना उम्र के इस पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी के कारण पूरा होगा। प्रधानमंत्री तक जब ये बात पहुंची तो प्रधानमंत्री खुद दमन आए तो उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर मुक्ति की मानो सभी मुरादें पूरी हो गईं। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि खुद प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात करेंगे। NIFT दमन में आया तो वापस मुझे एक इच्छा हुई कि मैं भी अपना सपना पूरा कर सकती हूँ, इसलिए मैं उधर गई NIFT सेंटर में और एंट्रेंस के लिए फॉर्म फिलअप किया और फॉर्म फिलअप करके हम लोग ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दी तो क्लियर हो गई और इसकी वजह से प्रधानमंत्री से भी मिलने का मौका मिला। मुक्ति पटेल के सपनों को हकीकत में बदलने में उनकी बेटी दृष्टि का हाथ है। दृष्टि खुद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। जब दृष्टि दमन के निफ्ट कैंपस पहुंची तो अपनी मां को भी साथ ले गईं। दृष्टि को पता था अपनी मां के 27 साल पुराने सपने का। बेटी ने अपने साथ मां का भी फॉर्म भरवाया। अब इसे किस्मत कहें, संयोग कहें या मुक्ति पटेल के सपने को पूरा करने की जी तोड़ कोशिश, माँ और बेटी दोनों ने निफ्ट का फॉर्म भरा और उसकी परीक्षा पास की। माँ के परीक्षा में पास होने पर बेटी से रुका नहीं गया और उसने तुरंत प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया। बेटी दृष्टि को कल्पना ही नहीं थी कि प्रधानमंत्री उनसे मिल सकते हैं। PM जी को लेटर इसलिए लिखा था प्रधानमंत्री मोदी जी को कि वो सबकी सुनते हैं। सोचा नहीं था कि वो मुझे पर्सनली बुलाएंगे। उन्होंने मुझे खुद ब खुद बुला लिया कि नहीं मैं आपसे मिलना चाहूंगा और फिर मुझे PMO ऑफिस से कॉल आया। ये चांस हर किसी को नहीं मिलता है। निफ्ट जैसा कैंपस दमन में आना, मेरा फॉर्म भरना, ऑफ कोर्स मोदी जी के वजह से। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। माँ और बेटी अब दोनों साथ साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे। एक ही क्लास में दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। दमन में पहले शिक्षा के बेहतर संस्थान नहीं थे। मोदी सरकार ने यहाँ पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना पर बल दिया ताकि आदिवासी और दूसरे समाज के गरीब लोगों को अपने सपनों को मारना न पड़े। आज मुक्ति जैसी तमाम महिलाओं के सपनों को दमन का निफ्ट पूरा कर रहा है। किसी के 27 साल पुराने सपने के साकार होने पर उसे कैसा लगता है, ये आप मुक्ति से पूछिए। 27 साल पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी, लेकिन कॉलेज नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में निफ्ट की शुरुआत की और 27 साल पुराना इनका सपना पूरा हुआ। और ये भी आश्चर्य है कि वो इस सपने को अपनी बेटी के साथ साकार करेंगी, यानी उनकी बेटी भी उनके साथ फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करेगी। नीरज सिंह, DD न्यूज, दमन। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और श्रोमणी अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का कल मोहाली में निधन हो गया। वो 95 वर्ष के थे। मंगलवार रात करीब 8:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रकाश सिंह बादल को सांस लेने में परेशानी के बाद एक हफ्ते पहले मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। प्रकाश सिंह बादल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1950 के दशक के शुरुआत में की थी। केंद्र सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उनका पार्थिव शरीर जो है उसे आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चंडीगढ़ के पार्टी मुख्यालय में दर्शनार्थ के लिए रखा जाएगा। बाद में उनकी पार्थिव देह को श्री मुक्तसर साहिब जिले में स्थित उनके पैतृक गांव बादल ले जाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाश सिंह बादल को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए दोपहर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे। प्रकाश सिंह बादल का अंतिम और आइए आपको लिए चलते हैं तमिल संगमम जो